तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और जो अनुच्छेद इसमें कवर होता है अनुच्छेद 12 से शुरू होता है ये भाग, अनुच्छेद 35 तक चलता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मैं अनुच्छेदों में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको, मूल अधिकार क्या होता है तो वो आपको मैंने भूमिका की क्लास में बताया था। मनुष्य के अधिकार उसके मानसिक व भौतिक विकास के लिए परम आवश्यक हैं। यदि किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं होंगे तो ये विकास उसका संभव नहीं है। अब बात करते हैं हम, संविधान जिस मौलिक अधिकार की बात करता है इसके संदर्भ में मौलिक अधिकार, तो इससे क्या समझेंगे आप? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान भाग 3 के माध्यम से, भाग 3 के माध्यम से न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी प्रदान करता है नैसर्गिक रूप से। मतलब ये मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो न सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों को भी नैसर्गिक रूप से भारतीय संविधान भाग 3 के माध्यम से प्रदान करता है। ठीक है, ये अधिकार बहुत ज़रूर, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, कि मानव योनि में उसने जन्म लिया तो उसे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 के माध्यम से देता है। ये अब मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, कहाँ से लिया गया ये सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। वे राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। अब एक और चीज़, ये लाइन क्या, मौलिक अधिकार क्या? राज्य के खिलाफ, समझने का काम ज़्यादा है आज। राज्य के खिलाफ व्यक्ति के आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, मुझे आप आज तो आप बताइए इस लाइन से, ये लाइन से क्या क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं क्या है? यस और नो, यस और नो करके बताएं। इस लाइन से आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? रिस्पॉन्स दो, यस और नो, समझ पा रहे हो कि नहीं? सुनाए, मुझे सुन रहे हो तुम लोग? अरे कुछ तो जवाब दिया करो रे। इंटरएक्टिव क्लास, हाँ, इंटरएक्टिव क्लास बनाने का अर्थ ये है कि आपसे इंटरेक्शन हो, आपको जोड़े रख सको, इंगेज रख सको। देखो, राज्य, अभी ये राज्य का हम 12 में आएंगे तो आप डेफिनेशन भी समझ जाओगे कि ये जो राज्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसमें कौन कौन शामिल है। रुको उसके लिए, लेकिन राज्य के खिलाफ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस राज्य में देखिए क्या क्या शामिल है। इस राज्य में केंद्र सरकार शामिल है, इस राज्य में राज्य सरकार शामिल है, इस राज्य में संसद शामिल है, इस राज्य में राज्य विधायिका भी शामिल है। इनके खिलाफ भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। कैसे? मतलब इसका मतलब ये है कि राज्य, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे संसद हो, चाहे विधायिका हो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे व्यक्ति की आज़ादी बाधित हो। मतलब मौलिक अधिकार यदि, मतलब राज्य सरकारें भी नहीं छीन सकती, केंद्र सरकार भी नहीं छीन सकता, इतना महत्वपूर्ण है। उनके खिलाफ है, मतलब वो चाह कर भी आपके मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकते।
आपकी आज़ादी को छीन नहीं सकते, इसलिए ये राज्य के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का मैग्ना, ये फैक्ट नहीं बताऊंगा, मैग्ना इंग्लैंड मूल साथ। अच्छा, यहाँ आ जाता हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट मूल संविधान में। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो है मूल संविधान में यदि आपसे कोई पूछे तो कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, कितने, तो 7। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो इसका जवाब होगा 6। अब देखिए क्या ये 6 मूल अधिकार, 7 मूल अधिकार की पहले बात करते हैं। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। पहला, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार बाद में देखते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये फिर उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद होना चाहिए आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। वो आप डिटेल में समझ जाएंगे अल्पसंख्यक क्यों बोला मैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब इसके बीच में यहां पर संपत्ति का अधिकार। और सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 7 थे पहले। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 की स्थिति में ये संविधान थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, हुआ ये जो छठा है, अब इसके लिए एक संविधान संशोधन किया जाएगा, महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इस संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया। भाग 3 से हटा दिया गया, खत्म नहीं किया गया, भाग 3 से हटा दिया। अब भाग 3 से हटाकर इन्होंने क्या किया, भाग 12 में इसे शामिल कर दिया। यहाँ से हटाया और कहाँ शामिल किया, भाग 12 में। और कौन सा अनुच्छेद में, तो 300 का ये किया है। क्या किया इन्होंने, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मूल संविधान की स्थिति थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। वो इसलिए हो गए कि संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पारित किया। और क्या किया, इस संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया और कहाँ हस्तांतरित किया गया, भाग 12 में हस्तांतरित कर दिया गया। और उसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया
और उसे वहाँ शामिल कर दिया गया 300 का। अब क्या डिफरेंस है भाई? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अर्जन आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 के बाद ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि भाग 3 में नहीं है तो वह अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कैसा अधिकार बन गया? ये बन गया अब विधिक अधिकार। क्या बन गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट ना हो के 1978 के बाद अब ये क्या बन गया? विधिक अधिकार, लीगल राइट। क्या अंतर आएगा? जब ये यहाँ था तो क्या स्थिति थी, जब ये यहाँ आया तो क्या अंतर आया? अधिकार तो दोनों है, एक मौलिक अधिकार था 1978 से पहले, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब है विधिक अधिकार। अंतर ये आएगा कि आपने देखा ना कि राज्य के खिलाफ व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है भाग 3। जब संपत्ति का अधिकार पहले यहाँ था, या आप बोले कि सभी मौलिक अधिकार, यदि राज्य इनका हनन करें, यदि राज्य इनका हनन करें या छीनने का प्रयास करें, चाहे संसद कोई विधि बना दे जिससे आपका मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, चाहे राज्य विधायिका कोई ऐसी विधि बना दे जिसके प्रावधानों से आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, चाहे तो केंद्र सरकार कोई ऐसी गतिविधि करे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या राज्य सरकार ऐसी गतिविधि करे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो पहले इन मौलिक अधिकारों के लिए क्या व्यवस्था थी? विशेष व्यवस्था थी। और वो व्यवस्था आपको यहाँ दिखाई देगी, वही व्यवस्था जो विशेष व्यवस्था की गई थी वो आपको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर। और ये क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि यदि राज्य किसी का मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करता है या हनन करता है तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार क्या है? तो उसका उपचार ये है कि ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि राज्य आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो एक और मौलिक अधिकार आपको संविधान भाग 3 में देता है कि आप अपने मौलिक अधिकार को वापस प्राप्त करें। और इसके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 32 इसमें शामिल है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 यदि कोई आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो उसे प्राप्त करना भी एक आपका मौलिक अधिकार है। और इसकी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मौलिक अधिकार कौन वापस दिलाएगा, ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 32 के तहत। जो यहाँ आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कौन उपचार करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। ये मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन होगा, कोई छीनेगा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जांच करेगा और पाएगा यदि आपके मौलिक अधिकार का किसी प्रकार से हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? रिट जारी कर आपका मौलिक अधिकार वापस लागू करवाएगा। ठीक? अच्छा, ये कब की बात है? जब भाग 3 के अंतर्गत किसी मौलिक अधिकार का हनन हो। पहले 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार, यदि कोई आपका संपत्ति को कब्जाने की कोशिश करता, कोई आपका संपत्ति को जबरन छीनने की कोशिश करता, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अनुच्छेद 32 के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करता और पाता कि यदि आपके मौलिक अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का हनन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता? एक रिट जारी करता और उस रिट के माध्यम से, उसको भी डिटेल में आप पढ़ोगे आगे, एक रिट जारी करेगा
और उस रिट जारी करने का अर्थ ये होता है कि आपका मौलिक अधिकार जिसने भी छीना है उसे वापस आपको लौटाना होगा। अच्छा, फिर एक सवाल आएगा कि ऐसी क्या बात हुई कि संपत्ति का अधिकार जो 1978 से पहले मौलिक अधिकार था उसे यहाँ से क्यों हटा दिया गया? तो इसका जवाब ये है कि देखो, पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, तो इसमें एक अड़चन आ रही थी। अड़चन ये आ रही थी कि यदि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है तो मान लो केंद्र सरकार किसी योजना में आपकी ज़मीन चाहती है, राज्य सरकार किसी योजना में आपकी ज़मीन चाहती है, हाईवे बनाना हो, सरकारी हॉस्पिटल बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, और आपकी ज़मीन रास्ते में आ रही, चाहे आपका घर हो चाहे आपका खेत हो, रास्ते में आ रही। तो 1978 से पहले चूंकि ये आपका मौलिक अधिकार था और आप नहीं देना चाहते अपनी ज़मीन, हाईवे बन रहा है, मान लो यहाँ पर यहाँ आपका खेत है या आपका घर है और केंद्र सरकार की योजना में कोई नेशनल हाईवे आ रहा है और उसकी दिशा ये है, नेशनल हाईवे बना रही है और वो आपके खेत से होकर गुजरेगा या आपके बीच में आपका घर आ रहा है, ऐसे करके हाईवे गुजरेगा। 1978 से पहले मान लो हमारे समारू का खेत है, वो 1978 से पहले, और 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। समारू यदि पढ़ा लिखा है तो वो जान जाएगा कि नहीं, मैं अपन जमीन नहीं दूँ, मोर मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। समारू क्या करेगा? इसका फायदा उठाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 का। और अनुच्छेद 32 आपको एक और मौलिक अधिकार देता है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसे लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय जांच करने के बाद यदि पुष्टि हो जाएगी कि हाँ वाकई में आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करेगा और किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो आपका मौलिक अधिकार फिर वापस न करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। ये होता, लेकिन ये एक समस्या बनती जा रही थी सरकारों के लिए। मान नेशनल हाईवे बनाना है, समारू अपनी ज़मीन नहीं दे रहा है भाई, लेकिन हमारा नेशनल हाईवे फिर बने कैसे? वो बोल रहे हैं कि यहाँ पहाड़ है और इधर नदी है, इधर नदी बह रही है और नेशनल हाईवे हमें यहीं से निकालना होगा। लेकिन समारू ये जानता है कि संपत्ति का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच के वो और केस दायर कर दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट फिर देखिए वहाँ यहाँ उसके मौलिक अधिकार कहाँ है, उसकी संपत्ति है, वो तुमको दे या ना दे, ये उसका मौलिक अधिकार है। काम रुक गया, अब नेशनल हाईवे नहीं बन पा रहा है। इसीलिए, लेकिन इसका तोड़ किसके पास है? संसद के पास है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, जो कि संसद का विशेष अधिकार है। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या है संविधान संशोधन का अधिकार? कैसा अधिकार है? संसद का विशेष अधिकार है, केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद ने इस कील को निकालना ही उचित समझा। अच्छा समारू बेटा ते नहीं देवा था तो मौलिक अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे बनाना जरूरी है। अब हमने कील निकाल के फेंक देते। उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, बोला कि संपत्ति का अधिकार अब ये मौलिक अधिकार यहाँ भाग 3 में नहीं रहेगा। इस संपत्ति का अधिकार को उन्होंने संशोधन कर दिया, यहाँ से हटा दिया भाग 3 से और भाग 12 में लाकर रख दिया और अनुच्छेद बना दिया 300 का। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा इस संशोधन के बाद, अब बन गया वो विधिक अधिकार, लीगल राइट। इसका मतलब ये है कि समारू अभी भी अधिकार है, लेकिन समारू अब सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। समारू अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, अब भी जा सकता है वो, लेकिन वो कहाँ जाएगा? अब प्रॉपर चैनल से जाएगा।
हमारे यहाँ जो न्यायालय की व्यवस्था है वो ऐसी है कि पहले आप जिला स्तर पे जाओगे, चाहे मर्डर भी कर दो। बोर्ड दिख रहा है ना पूरा, बोलो यस और नो। पूरा दिख रहा है कोने से जितना मैं लिख रहा हूँ, यस और नो। बोर्ड दिख रहा है पूरा कोने से इधर, अरे वाइट छाप दो यार यदि दिख रहा है। हाँ, जिले स्तर पे आप मर्डर भी कर दें तो क्या होगा, आप जिले स्तर पे पहले आपका केस जाएगा। सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय आपराधिक मामले मतलब फौजदारी मामले ये सब जिले न्यायालय में, और सत्र न्यायालय जो है वो आपके दीवानी मामले मतलब ज़मीन, गाली गलौज, ये सब विवाद आपके दीवानी मामले होते हैं जिला स्तर पे। यहाँ चलेगा 5 साल 6 साल केस, फिर निर्णय आएगा जी, यहाँ से निर्णय आएगा। फिर यदि असंतुष्ट रहा कोई व्यक्ति तो वो अपील करेगा तो जिला स्तर से ऊपर अपील जाएगा कहाँ, उस राज्य के उच्च न्यायालय में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में चलेगा 4-5 साल 10 साल फैसला, फिर उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा। लेकिन फिर भी उस निर्णय से असंतुष्ट है कोई व्यक्ति, फिर अपील करेगा, और फिर अपील करके वो पहुंचेगा सर्वोच्च न्यायालय। मतलब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचना अब आसान नहीं रह गया। पहले आप सीधे तुरंत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जा रहे थे, लेकिन अब वो विधिक अधिकार है। अब देखो आपका कितना 15-20 साल लग जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में। पहली बात तो ये हो गई, ये अंतर आ गया जब संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटाया गया और भाग 12 में शामिल किया गया। दूसरा ये कि अब संसद विधि बनाकर, अब संसद एक कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल एक कानून बना सकेंगे। पहले क्या था, यदि यहाँ मौलिक अधिकार में तो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करता है, राज्य को रोकता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन को किसी प्रकार से करें। लेकिन जब यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, तो अब राज्य को थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई। क्या कर सकते हैं, राज्य में संसद और राज्य विधानमंडल है, केंद्र सरकार राज्य सरकारें हैं। अब ये क्या करेंगी, अब इन्होंने एक कानून बना दिया कि ये व्यक्ति अब कोर्ट जा ही ना सके। अगर हमें उसकी ज़मीन चाहिए सरकारी काज के लिए, सरकारी काज ना, प्राइवेट काज नहीं, सरकारी काज के लिए यदि हमें उसकी ज़मीन चाहिए तो उन्होंने क्या किया, भूमि अधिग्रहण एक कानून बना दिया। भूमि अधिग्रहण के लिए एक कानून बना दिया, ठीक, एक कानून बना दिया। अब इस कानून में ये बोल दिया कि यदि सरकार को किसी की ज़मीन किसी शासकीय परियोजना के लिए, किसी शासकीय कार्य के लिए चाहिए तो उसे, ये सरकार इस ज़मीन को खरीद सकती है और जो ज़मीन का स्वामी होगा उसे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कानून बन गया, बेचना ही पड़ेगा। अब वो मना नहीं कर सकता। सरकार चाहेगी तो सरकार आपकी ज़मीन खरीद लेगी, छीन नहीं लेगी, खरीदेगी, प्रॉपर तरीके से खरीदेगी। अगर छीनेगी तो फिर वो कोर्ट में चला जाएगा। चाहे जो भी हो, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन विधिक अधिकार तो है, लीगल राइट तो है। संपत्ति अर्जन का मेरा अधिकार है, छीन नहीं सकते आप मेरी ज़मीन। आपने कानून बना दिया भूमि अधिग्रहण का, कोई बात नहीं, आप मेरी ज़मीन जबरन खरीद तो सकते हो, लेकिन आपको मूल्य चुकाना होगा। अब केंद्र सरकार भी अपना एक कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपना एक कानून बना सकती है। कृषि भूमि पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसी कानून में ये तय किया है केंद्र सरकार ने कि यदि हम किसी की ज़मीन हमें चाहिए, हम उसे खरीदेंगे और मार्केट वैल्यू का 6 गुना कीमत हम उसे देंगे। अगर समारू की इस ज़मीन की कीमत 1 लाख थी, सरकार को इसे खरीदना है, तो अगर ये समारू किसी को बेचता तो 1 लाख मिलता। अब अंतर ये हुआ कि संसद ने जब ये कानून बना दिया तो समारू मना नहीं कर सकता, उसको बेचना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार खरीदेगी लेकिन उसे मार्केट रेट का 6 गुना प्राइस देगी, 6 गुना मूल्य चुकाएगी। जनता भी खुश, सरकार भाई कानून से सरकार हमारी ज़मीनें तो ले ही सकती है, जबरन खरीद सकती है, लेकिन जनता को विरोध नहीं करेगी। जनता भी संतुष्ट हो जाएगी। अरे 1 लाख में ज़मीन अपन बेचते हो तो 1 लाख मिलती इस मोला, लेकिन सरकार खरीदे थे तो मोला 6 गुना रेट मिला थे। ये समाधान निकाला, इसीलिए निकाला।
हाँ, अब तक बताओ किसी को कोई शंका? किसी को कोई शंका? लेट आए होगे तो शंका रहेगा। हाँ बोलो, किसी को शंका नहीं है? जैतिका बोलो, जैतिका शंका बोलो अपनी। किसी को कोई शंका नहीं है? बोलो। अगर किसी को शंका है तो तुम्हारे मोबाइल के सामने जो अनम्यूट है उसको दबाओ और बोलो, अपने मोबाइल स्पीकर से मुझ तक आएगी आवाज़। धार्मिक स्थल रहा तो धार्मिक स्थल बिल्कुल सरकार ले सकती, लेकिन सरकार ऐसा वोट बैंक की राजनीति के चलते सवाल यह है जय का कि यदि धार्मिक स्थल रहा तो, भाई धार्मिक स्थल रहा तो क्या हुआ, सरकार ले सकती है। वो वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकारें ऐसा नहीं करती कि हिंदू रुष्ट हो जाएंगे, मुसलमान रुष्ट हो जाएंगे तो वो हमें वोट नहीं करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग याचिका दायर कर देते हैं तो हाई कोर्ट न्यायालय फैसला सुना देता है उस धार्मिक स्थल को वहाँ से हटाओ। न्यायालय ऑर्डर आदेश दे देता है धार्मिक स्थल को हटाओ, नेशनल हाईवे के बीच में एक्सीडेंट हो रहा है, हटाया जाता है उसको और उस धार्मिक स्थल को कहीं और व्यवस्थापित कर दिया जाता है। ये हो ठीक। चलिए, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। सातवां कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 7 थे। फिर इसमें 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे भाग 12 में शामिल कर दिया गया। अब कितने मौलिक अधिकार हो गए आपके पास? 6। याद रहना चाहिए। मूल अधिकारों की अब विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद में बारी बारी से आऊँगा, लेकिन अभी रुकिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। मूल अधिकार न्यायोचित है। क्या है पहली विशेषता देखो, क्या है? मूल अधिकार कैसा है? न्यायोचित है। या मूल अधिकार देखो न्यायोचित है या मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय है। क्या समझेंगे आप इससे? क्या समझेंगे आप? कूट में प्रश्न आते हैं। कूट में आपके कूट में 1 2 सही है, 2 3 सही है, 4 सही है, तो इसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मूल अधिकार न्यायोचित है या न्यायालय में प्रवर्तनीय, क्या समझेंगे? इसका मतलब ये है कि यदि किसी का मूल अधिकार छीना जाए या उसका हनन हो तो वो न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उसके मौलिक अधिकार को दखल देकर वापस लौटा सकता है। यही अर्थ है इसका, यही अर्थ है। फिर आप बोलोगे सर इसमें क्या विशेषता है? तो आप वो विशेषता आपको कब समझ में आएगी? जब आप भाग 4 में जाओगे। और भाग 4 के जो प्रावधान है आगे मैं बोलूँगा वो न्यायोचित नहीं है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मैं ये कहूँगा भाग 4 के लिए। मतलब
ब्लर आ रहा है। फिर आपका विनय, आपका जो वो नेट है वो कमज़ोर है। आप रिप्लाई करो, आप सभी को ठीक दिख रहा है कि ब्लर आ रहा है? यस सही दिख रहा है तो यस, ब्लर आ रहा है तो नो। जल्दी करो, जल्दी कीजिए। यस हाँ, तो विनय आपका जो नेटवर्क है, या तो आप किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां आपका नेटवर्क वीक है, क्योंकि बाकी लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। आपका शायद मोबाइल नेटवर्क वीक है, या आप जिस जगह पर हैं वहां का नेटवर्क वीक है। ठीक है, आइए। तो भाग 3 के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि ये न्यायोचित है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसका अर्थ ये हुआ कि मौलिक अधिकार के संबंध में यदि कोई छीनता है आपके मौलिक अधिकार को, तो आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय उसे प्रवर्तनीय, न्यायालय जाएंगे और न्यायालय उस पर निर्णय देकर आपको वापस आपका मौलिक अधिकार लागू करवाएगा। लेकिन जब मैं भाग 4 में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायोचित नहीं है, न्यायालय में प्रवृत्ति नहीं है। मतलब भाग 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो तो संविधान ने स्वयं राज्य को ये स्वतंत्रता दी है कि यदि वे चाहें तो जनता के कल्याण के लिए वो अपने विधियों में, अपने आदेशों में, अपनी योजनाओं में भाग 4 के प्रावधानों को शामिल करें या ना करें। न्यायालय स्वयं उन्हें स्वतंत्रता देता है। जब न्यायालय, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है, और संविधान जब राज्य को ये स्वतंत्रता देता है, वो चाहे तो भाग 4 के प्रावधानों को अपनी योजनाओं में, विधि में शामिल करें, तो फिर आप न्यायालय नहीं जा सकते यदि राज्य उन भाग 4 के प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं। ठीक। लेकिन भाग 3 राज्य के खिलाफ आपको आपकी आज़ादी सुनिश्चित करते हैं। यदि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार या राज्य की विधायिका यदि किसी प्रकार से आपके भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन का प्रयास करती है, तो ये न्यायोचित है। न्यायालय में आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय उस पर फिर निर्णय देकर आपके मौलिक अधिकार को वापस लागू करवाएगा। ये है इसका। आइए आगे। अब मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकता में आप पढ़ चुके हैं 15, 16, 19, 29, 30। ठीक। उसके अलावा जितने मौलिक अधिकार बचे वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अच्छा, मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकारों द्वारा ठीक है। आप मौलिक अधिकारों का, आपसे प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, मैंने उसे आपको बताया नहीं। यदि आपका, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि राज्य क्या या कोई व्यक्ति भी या कोई पुलिस जैसे संगठन हो गया, जैसे पुलिस थाना हो गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पुलिस थाना, ये आपका मौलिक अधिकार हनन करने का प्रयास करते हैं, मौलिक अधिकार छीनते हैं किसी रूप से। ठीक। तो आपके पास 2 रास्ते हैं न्यायालय जाने के, एक अनुच्छेद 32 के तहत और एक अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे? सीधे मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसके मामले में उच्च न्यायालय मतलब अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों सुविधाएं हैं आपके पास। ठीक। लेकिन भाग 3 में तो अनुच्छेद 32 ही आएगा, 226 तो नहीं आएगा। 226 आगे चलकर संविधान में हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है कि मौलिक अधिकारों को आप भी लागू करवा सकते हैं। यदि राज्य, व्यक्ति या कोई संगठन
यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीनते हैं तो अनुच्छेद 226 संविधान का अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को भी ये शक्ति देता है कि व्यक्ति आपके पास भी आ सकता है, आप उसको जांच करें, पुष्टि करें और उसका मौलिक अधिकार उसे लागू करवाएं। और हाई कोर्ट भी क्या करेगा, जांच में पुष्टि हो जाएगी कि आपके मौलिक अधिकार छीना गया है तो एक रिट जारी करेगा, और रिट जारी करने का अर्थ होता है ये पुष्टि हो चुकी है कि किसी ने उसका मौलिक अधिकार छीना है और उसे मौलिक अधिकार वापस लौटाना हो। सर्वोच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सर्वोच्च न्यायालय भी जांच करेगा, पुष्टि करेगा और रिट जारी कर देगा। रिट का अर्थ यह है कि पुष्टि हो गई कि आपका मौलिक अधिकार छीना गया है, और रिट जारी करने का यह भी अर्थ है कि आदेश है वो जिसने भी छीना तुरंत मौलिक अधिकार लौटाया जाए। ये दो स्थिति। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ये किताबों में बहुत मिलेगा नहीं। हुआ ये कि सर्वोच्च न्यायालय के पास आगे चल के आप पढ़ेंगे तो एक और शक्ति है। जो भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है, भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी होगी, न्यायालय कैसे कार्य करेंगे, इसके लिए नियम बनाने का अधिकार भी किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास। नियम, न्यायालयीन व्यवस्था को विनियमन करने के लिए या न्यायालय कैसे काम करेंगे, ये नियम कौन बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट बना सकता है पूरे भारत की न्यायालयीन व्यवस्था के लिए। ठीक, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नियम बना दिया। आप ऐसा नहीं बोल सकते नियम बना दिया, इन्होंने कह दिया, ये कह दिया कि देखिए भाई, नागरिकों का यदि मौलिक अधिकार छीना जाता है तो उन्हें पहले अपने राज्य के, पहले कहाँ जाना चाहिए, अपने राज्य के हाई कोर्ट जाना चाहिए पहले। क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है नो डाउट, लेकिन संविधान ने जब ये व्यवस्था की हुई है कि हाई कोर्ट भी आपके मौलिक अधिकार को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट जाएं। यदि वहाँ से आपका मौलिक अधिकार, मतलब वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। ऐसा इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वास्तव में बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, बहुत सारे रिट होते हैं, विनय, परमादेश, सर्शरी, प्रोहिबिशन, बहुत सारे रिट होते हैं। वो हम अनुच्छेद 32 में पहुँचेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। केवल एक ही रिट नहीं होता है ना। मैंडेमस की बात कर रहे हैं आप, मैंडेमस को परमादेश कहा जाता है, वो आप पढ़ेंगे। रिट जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में 5 रिट और विधिक अधिकार के संबंध में और बहुत सारे रिट होते हैं, लेकिन है ना, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विधिक अधिकार के लिए जो रिट होते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आप छोड़ दीजिए जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आपको लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित 5 रिट जानना आवश्यक है, वो आप आगे जानेंगे, ठीक है, अभी ज़रूरत है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कहना है आप पहले हाई कोर्ट जाओ। यदि हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार को आपको वापस लौटाने में सक्षम नहीं होता तो ही आप सुप्रीम कोर्ट आओ। वजह यह है, देखिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, संविधान ने आपको अधिकार दिया, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास लाखों केस पेंडिंग है, बड़े बड़े, सोचिए 20 साल से अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वो तो निपटारा हो नहीं पा रहा है। नए नए केस इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कुशल कार्य नहीं कर पाएगी। वजह ये थी, केवल यही है। ठीक, तो संविधान कोई ऐसी बाध्यता नहीं तय करता है कि भाई आपको पहले हाई कोर्ट ही जाना है, फिर पहले हाई कोर्ट ही जाना है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक, ये बात ध्यान रखना। आइए, उसके बाद एक और चीज, मूल अधिकार असीमित नहीं है। देखो अब इसको समझते हैं। अब एक और विशेषता क्या बोल रहा है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। अब क्या समझे इससे, मूल अधिकार असीमित नहीं है, इसका मतलब मूल अधिकार की भी सीमा है। भाग 3 की सीमा है, सीमा है। और सीमा क्या है,
सीमा ये है कि राज्य द्वारा युक्त निर्बंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। सीमा कैसे? राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, देखो अब इसको समझो। अच्छा जवाब दो, क्या ये समझ में आया? भाई आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार को ना केंद्र सरकार, ना राज्य, ना कोई ये किसी भी रूप से छीन नहीं सकता, लेकिन आप एक तरफ बोल रहे हो कि ये विशेषता है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार की भी सीमा है, और सीमा का मतलब यह है कि राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसका देखिए युक्त मतलब रीजनेबल, तार्किक निर्बंधन लगाया जा सकता है। मतलब जैसे मैं समझाता हूँ आपको। भाई एक अधिकार है, आप आगे पढ़ोगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामान्य शब्दों में बोलने की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है आपका, ठीक? बोलने की स्वतंत्रता एक आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन मैं चला जाऊं किसी सभा में, माइक लगा लूं और गरियाना शुरू करूं, वे कुत्ता है साला, वो कुत्ता है साला, वो सुअर है, गरियाना शुरू करूं। भाई मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे ये तो स्वतंत्रता नहीं है कि मैं किसी का अपमान करूं, मैं अपने मुख से ऐसा कुछ बोलूं कि मैं किसी का अपमान करूं। तार्किक निर्बंधन, तार्किक रोक उस मौलिक अधिकार में लगा। मौलिक अधिकार पूरी तरह से नहीं छीना जा सकता। युक्त निर्बंधन मतलब भाई मैं जाकर बोल सकता हूं कि सरकार ये कार्य कर रही है, सरकार का ये कार्य जनता के हित में नहीं है, सरकार मैं विरोध कर सकता हूं, सरकार का भाषण दे सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन वहीं पर मैं मोदी को गाली नहीं दे सकता, मोदी को गाली नहीं दे सकता। तो ये पाबंदी लगाई जा सकती है कि हाँ भाई आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अनर्गल नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मैं बोल रहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। क्लियर हो गया? असीमित नहीं है भाई कि आपको मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। मान लो आपको संपत्ति का नहीं, चलो मैं उसकी बात करता हूं। आपको आप बोलोगे आपको देश में एक मौलिक अधिकार है, आप देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं, यह आपका एक मौलिक अधिकार है। आप पूरे भारत में कोई भी नागरिक छत्तीसगढ़ का हो जाकर जम्मू कश्मीर में बस सकता है, जाकर केरल में बस सकता है, जाकर मध्य प्रदेश में बस सकता है। लेकिन बसने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप जाके किसी की जमीन कब्जा लो और वहां बस जाओ। ये इसका मतलब ये नहीं है आप वहाँ घर खरीदें, आप वहाँ ज़मीन खरीदें, घर बनाएं, आप वहाँ बस सकते हैं, आप वहाँ के निवासी हो जाएंगे। ये है इसका अर्थ। ठीक, आगे चलते हैं। किसी को कोई, मैं तो आपको मौका दूंगा, लेकिन बीच में यदि किसी को सवाल उत्पन्न हो बीच में, तो आप चैट में टाइप कर दें, ठीक? नहीं तो चैट में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं बीच में तो आपको मौका दूंगा कि आप अपने सवाल पूछें। आइए, फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं मूल अधिकार स्थायी नहीं है। अब देखिए अगली विशेषता, मूल अधिकार
स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। हाँ, आपको मानना पड़ेगा कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। कि कैसे भाई? अनुच्छेद 368 संविधान में, आपको पहले भी बताया है मैंने, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। 368 के तहत आप भाग 3 में संसद भाग 3 में संशोधन कर सकती है। और स्थायी नहीं है का मतलब उसे हटा दी या खत्म कर दी। संपत्ति का अधिकार था 1978 तक मौलिक अधिकार, लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद ने संविधान में संशोधन किया और मौलिक अधिकार से उसे हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया। ये है, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। कैसे स्थायी नहीं है? कि अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है और वो फिर वहाँ नहीं रहेगा। ठीक, ये है इसका। आइए, अच्छा एक और चीज़ स्थायी नहीं है। एक तो ये संशोधन करके हटाया भी जा सकता है, दूसरा घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, मौलिक अधिकार 7 थे, कम कर दिया, घटा दिया मौलिक अधिकार को। या कोई नया मौलिक अधिकार शामिल करना हो तो वो भी संसद संविधान में संशोधन कर भाग 3 में जोड़ सकती है। जैसे घटाया का तो आपने समझ गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिए। बढ़ाया तो मैं बताता हूँ, निजता का अधिकार। नहीं, मैं आपको ये निजता का अधिकार, इसका उदाहरण नहीं होगा। देखो, संसद भी संविधान में संशोधन कर जोड़ सकती है, ये बात तो है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 21 का एक आगे आप पढ़ेंगे, 21 का है राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार और ससम्मान जीवन जीने का अधिकार है। 21 का में क्या है कि, रुको थोड़ा सा चेक करो। हाँ, सही था भाई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का मौलिक अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका ये मौलिक अधिकार बनता है कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा उन्हें मिले, ये मौलिक अधिकार। तो ये क्या किया, बढ़ा दिया गया। संविधान ने, संसद ने संशोधन किया और एक मौलिक अधिकार बढ़ा दिया। ठीक है, घटाया, समझ ही गए आप। अच्छा, एक और चीज़, एक और तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। एक और तरीके से बढ़ाया जा सकता है, और वो बढ़ा सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन वो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, है ना, संविधान में संशोधन नहीं होगा उसके लिए, लेकिन फिर भी वो मौलिक अधिकार बन जाएगा। और वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, आगे जब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ हम देखेंगे कि संविधान के किसी भी प्रावधान में यदि कोई कन्फ्यूजन आए, कोई विरोधाभास हो, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता है। अंतिम व्याख्या का वही होता है सर्वोच्च न्यायालय। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्याख्या नहीं कर सकते। संविधान में यदि कहीं पर कोई विवाद आ जाए, किसी प्रावधान में कोई कन्फ्यूजन हो जाए, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार हाईकोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी, दोनों को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करेगा उसके बाद और कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इसको शामिल किया। उसने बोला
झंडा फहराने, वो जिंदल का केस था, जिंदल ने केस किया था, जो रायगढ़ वाले जिंदल है ना, इन्होंने केस किया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, क्या है, पहले झंडा फहराने का अधिकार सबको नहीं था, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार सबको नहीं था। अपराध हो जाता था कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, कोई भी गली मोहल्ले में झंडा फहरा लिया। ओपी जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झंडा फहराने का अधिकार यह राष्ट्रीयता का प्रतीक है और प्रत्येक नागरिक को झंडा फहराने का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसने कहा कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्त कर रहा है। अगर कोई नागरिक, भारत का नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है तो वो अपनी राष्ट्रीयता, भारत देश के लिए अपनी राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त कर रहा है। तो झंडा फहराने से रोकना, तिरंगे को फहराने से रोकना उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, यानी कि अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार के रूप में हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, झंडा फहराने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार मान लिया, व्याख्या कर दी, ये मौलिक अधिकार है, अंतिम व्याख्याकार है। इसलिए अब झंडा फहराने का अधिकार, जैसे बहुत सारे झंडा फहराने का अधिकार, ठीक, और निजता का अधिकार, निजता, प्राइवेसी, ये भी मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अनुच्छेद में। यह अनुच्छेद 21 के तहत माना है, इसको अनुच्छेद 19 के तहत। डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो समझा रहा हूँ मैं आपको, कंसेप्ट क्लियर हो। बात 3 वो देसी 44 किससे संबंध 23 ये अब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको रटा हुआ याद होना चाहिए, सारे अनुच्छेद में रटवाऊँगा आपसे। लेकिन अब थोड़े स्तर के प्रश्न पे नज़र रहती है संविधान की, तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, तब समझेंगे आप। तो इस प्रकार से हमने देखा अभी कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के शक्तियों के तहत संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकार को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। घटाने का एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, संपत्ति का अधिकार को हटा के घटा दिया मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया भाग 3 से, और बढ़ा सकती है। तो इसके लिए 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बाद में शामिल कर दिया संसद ने, ठीक, ये हो गया। दूसरा, इसी एंगल में एक और एंगल है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार को घटा तो नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संविधान ने दिया, संविधान से ऊपर है कोई नहीं। संविधान ने मौलिक अधिकार दिया तो सुप्रीम कोर्ट की भी औकात नहीं है कि वो उसको बोल दे कि मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। हाँ, बढ़ा जरूर सकता है, और कैसे बढ़ा सकता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान के किसी प्रावधान में, किसी हिस्से में यदि संशय की स्थिति आ जाए, विरोधाभास आ जाए, तो उसका व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। चूँकि हाईकोर्ट को भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई संविधान की व्याख्या ऊपर नहीं कर सकता, तो अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी प्रकार विभिन्न वादों में, विभिन्न केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, झंडा फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है 19 के तहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति यदि तिरंगा फहराता है तो अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाना चाहता, अभिव्यक्त करना चाहता, ये उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। और निजता का अधिकार, प्राइवेसी, आपके प्राइवेसी का अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर में जबरन घुस जाए, आपको कहीं आप पार्क में बैठे हैं तो कोई आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हैं, आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, यदि आप कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अपराध है। लेकिन आप कहीं पर बैठे हैं, आप अपने कमरे में हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, तो कोई आपकी निज प्राइवेसी को दखल नहीं दे सकता। कोई व्यर्थ नहीं आके पुलिस वाला जो है आपके घर से उठा ले जाए, पार्क में आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई उठा ले जाए,
ये अधिकार किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निजता का अधिकार अब आपका सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 21 के तहत मौलिक अधिकार है, आपको प्राइवेसी का अधिकार है। लेकिन प्राइवेसी के अधिकार का मतलब ये थोड़ी है अपन घर में बैठ के अरे मौलिक अधिकार है निजता के, घर में बैठ लियो, बंद कर लियो, बम बना रहे हो, वो तो अपराध है। ठीक, ये अर्थ है। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई शंका? किसी को कोई शंका? जल्दी बोलो। क्या धार्मिक? धर्मनिरपेक्ष, हाँ हाँ। देखो ये चीज़, ये पहले आपको पहले की क्लासों में बताया है कि केशवानंदा भारती केस एक 1973 में एक सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला था। सर्वोच्च न्यायालय में बनाम भारत सरकार केस, केशवानंद भारती ने एक केस किया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कहा कि संविधान स्वयं संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है। ठीक, वो केस का प्रस्तावना को लेकर सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान ने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक निर्बंधन लगा दिया। निर्बंधन क्या लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है संविधान के प्रस्तावना में या किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे को बिना प्रभावित किए, मूल ढांचा या मौलिक ढांचा। और फिर सवाल उत्पन्न होता है कि भाई ये मूल ढांचा या मौलिक ढांचा संविधान में कहाँ है? तो इसका उत्तर ये होगा कि भाई संविधान का जो वो हिस्से जो संविधान के मूल ढांचा बनाते हैं, क्या वो संविधान में कहीं बताया गया है कि भाई फलाना ये मूल ढांचा है संविधान का, ये मूल ढांचा है, ये मूल ढांचा है? क्या ऐसा बताया है? नहीं बताया। तो मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो फिर कौन बताएगा कि संविधान के कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी विशेषता मूल ढांचा है? तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट। विभिन्न वादों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कोई वाद हुआ, कोई केस चल रहा है, उसमें निर्णय दिया, हाँ भाई धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ये संविधान का मूल ढांचा है। इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित ही संविधान ने संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो दिया है, लेकिन वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, वो उसमें भी सीमा है। सीमा क्या है? सीमा ये है कि आप संविधान में किसी भी भाग में उस हद तक ही संशोधन कर सकते हैं जहाँ तक संविधान के मूल ढांचा प्रभावित ना हो। संविधान ने कह दिया, अंतिम व्याख्याकार, संविधान ने कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। अब मूल ढांचा मानने का अधिकार बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट उसका आधार क्या मानती। भाई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया है, उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि भारत जो है वो ऐसा राष्ट्र होगा जहाँ पर सभी धर्म निवास करेंगे, सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। ठीक, ये मूल ढांचा माना। तो आप भारत को केवल हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उन्होंने ऐसा कहकर मूल ढांचा माना। मतलब अब संसद कभी
संविधान में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। भारत अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा, कहलाएगा। इसका मतलब भारत में ये सभी धर्मों का एक राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्म जो है निवास करते हैं और अपने अपने धर्म को आबाद रूप से उसका पालन कर सकते हैं। समझ में आया? जय बोलो, यस और नो? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस और नो तो फिर मैं समझूं। कितना टाइम हो गया? चलिए, और कुछ है क्या? रुको रुको, ये तो आप बारी बारी से संविधान में आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ते। तो आज के लिए इतना ही। कल से अब हम संविधान के 6 मौलिक अधिकारों को बारी बारी से पकड़ते हुए उनके अंदर की विशेषता और उनकी क्रिटिकलिटी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। स्टडी में